हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर हंसराज पटेल। आज कक्षा 12 फिजिक्स सेकेंड के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फिजिक्स सेकेंड का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है लाइट, जिसको हिंदी में प्रकाशिकी कहते हैं। तो हमारे जीवन में प्रकाश का बहुत बड़ा योगदान है, जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है। तो जो प्रकाश है इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसके बारे में लोग चर्चा करेंगे। तो यदि किसी कमरे में, अंधेरे कमरे में कोई वस्तु रखा है तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन यदि उसी कमरे में मोमबत्ती या बल्ब जला दिया जाता है तो वह वस्तु आसानी से दिखाई देने लगता है। तो वास्तव में होता क्या है, उस बल्ब के प्रकाश तथा मोमबत्ती के प्रकाश से उत्पन्न विकिरण उस वस्तु पर गिरता है, पुनः मेरे आंखों में प्रवेश करता है, उसके बाद वस्तु हमें दिखाई देने लगता है। अर्थात ये जो प्रकाश है यह स्वयं दिखाई नहीं देता है, इसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। अर्थात प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, जिसे प्रकाशिकीय ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। और ये जो एंगस्ट्रॉम है ये बहुत सूक्ष्म इकाई है, यूनिट। उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि श्वेत प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है। तो श्वेत प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम होता है, 5000 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद आता है प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, तो कोई पालिशदार सतह है, उस पर प्रकाश का किरण यदि गिरता है तो उसका अधिकांश भाग पुनः लौट जाता है। तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अर्थात पालिशदार या चिकने सतह पर प्रकाश के किरण का गिरना, उसका मैक्सिमम वैल्यू, उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उसके बाद आते हैं प्रकाश के परावर्तन को एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। माना एमएन कोई समतल दर्पण है, जिसको हम पेंट कर देते हैं। एक समतल दर्पण है, इस पर एक किरण ए भी आपतित हो रहा है, जिसको आपतित किरण कहते हैं। यह विलंब है। जब ए बी किरण एमएन पर आपतित होता है तो टकराने के बाद इस दिशा में परावर्तित हो जाता है, जिसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये जो आपतित किरण है अभिलंब के साथ एक कोण बनाता है, एक एंगल बनाता है, जिसे आपतन कोण कहते हैं आई। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ भी एक कोण बनाता है, जिसे परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से स्पष्ट होता है कि जो प्रकाश का परावर्तन है इसके 2 रूल। फर्स्ट रूल कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। और जो सेकेंड रूल है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर या कहीं तल में स्थित होते हैं। यदि हम मान ले कि यहाँ कोण आई बराबर 0, कोण आर बराबर 0, तब क्या होगा। तो जिस दिशा से प्रकाश की किरण आपतित हुआ था उसी दिशा में, उसी पथ पर पुनः लौट जाएगा। ठीक, समझ में आ गई होगी। इसके बाद आता है प्रतिबिंब, इमेज क्या होता है। तो यदि किसी दर्पण में, यदि दर्पण के सामने कोई वस्तु रख दिया जाए तो दर्पण में उस वस्तु का चित्र बन जाता है।
तो यह घटना प्रतिबिंब कहलाता है। अर्थात किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उस दर्पण में चित्र का बनना प्रतिबिंब कहलाता है। उसके बाद बात आती है कि प्रतिबिंब के टाइप। तो प्रतिबिंब के जो प्रकार है वह दो प्रकार का होता है। पहले का वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा का आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वास्तविक दिखाई देता है, वास्तविक बिंदु पर मिलता है, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात यदि किसी बिंदु पर केवल आभासी रूप से आभास यानी आभास हो रहा है कि उस बिंदु पर मिल रहा है, तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। उसके बाद बात आती है गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है? तो गोली दर्पण गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। अर्थात किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग गोली दर्पण कहलाता है। अब ये गोली दर्पण तीन प्रकार का होता है। पहला अवतल, दूसरा उत्तल और थर्ड समतल। तो आपको अवतल उत्तल के बारे में जानना है। तो जो अवतल दर्पण होता है वह बीच में दबा हुआ होता है, जिसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। यदि बीच में उभरा हुआ है तो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। उसके बाद दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं, जैसे दर्पण का ध्रुव, दर्पण का मुख्य अक्ष, दर्पण का फोकस दूरी, दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता त्रिज्या। तो एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग देखते हैं। ये दर्पण का P हो गया, ध्रुव P, फोकस दूरी F, वक्रता केंद्र C। तो जो दर्पण का ध्रुव है, किसी दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव P कहलाता है। दर्पण के ध्रुव को P अर्थात पोल से प्रदर्शित P से करते हैं। तो किसी दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है और सभी दूरी ध्रुव से नापी जाती है। कहां से? ध्रुव से। तो P से अर्थात ध्रुव P से F तक के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे F से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आता है वक्रता केंद्र। तो जो ये दर्पण है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, उसको C से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद वक्रता त्रिज्या। अभी बताया कि सभी दूरी कहां से नापी जाती है? दूरी ध्रुव से। तो ध्रुव P से C तक के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। और R बराबर होता है 2F, अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है। यहां से F का भी मान निकाल सकते हैं, तो यह बराबर आ जाएगा R/2। उसके बाद अवतल दर्पण का कुछ यूज भी होता है, जैसे हॉस्पिटल में, डिफेंस लाइन में बार बार जो नाई होते हैं दाढ़ी शेविंग करने में यूज करते हैं आदि। और इसके बाद हम देखेंगे कि यदि यह बराबर R/2 कैसे आता है, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज तक के लिए धन्यवाद।